नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो प्याजे के अनुसार है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले प्याजे का जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी, उन्होंने कौन कौन सी बुक पब्लिश करी है उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो में कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन प्याजे जो थे उन्होंने 1896 और 1980 में एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपना जो भी प्रशिक्षण किया था वो जूलॉजी में हुआ था। इसके अलावा ही बिगेन वर्क ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाइल ही वॉज वर्किंग विद इंटेलिजेंट टेस्ट इन द लेबोरेटरी ऑफ अल्फ्रेड बिनेट। वे जो अल्फ्रेड बिनेट थे उनकी प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के साथ साथ जब कार्य कर रहे थे उसी समय उन्हें ख्याल आया कि वो अपने बच्चों पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के से रिलेट करता हुआ है। तो उन्होंने उस समय वो कार्य करना स्टार्ट किया। दिस पीरियड वॉज ऑफ 1920-23। वो पीरियड था 1920 और 23 का। ही पब्लिश्ड जब उन्होंने 5 बुक पब्लिश की 1923 और 1932 में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पर आधारित था। Before fully explaining Piaget theory of cognitive development, there are some important concepts of this theory which are appropriate to explain. The following are important in these concepts. Piaget की जो cognitive development की जो theory थी वो पूर्ण रूप से व्याख्या करने से पहले उसमें कुछ concept हैं, उन concept के बारे में हम जानेंगे कि वो concept क्या हैं। तो देखते हैं कि वो concept क्या क्या हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन है कि मतलब किसी भी चीज़ को या किसी भी इन्वायरमेंट को हम बच्चे के अनुकूल बनाएं। इसमें 2 चीज़ें थी, एक था एसिमुलेशन, एक था एकोमोडेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिमुलेशन। एसिमुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द चाइल्ड टेक्स हेल्प ऑफ प्रीवियसली लर्नड स्कीम ऑफ मेंटल ऑपरेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू एडजस्ट टू रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, if infant pick up an object and put it in his mouth, it would be an example of assimilation because he is assimilating the object with a familiar action, that is the act of eating। मतलब जो एसिमुलेशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए क्या करता है, जो रियलिटी होती है उसमें एडजस्ट करने के लिए जो पूर्व सीखी गई योजनाएं या मानसिक क्रियाएं होती हैं उनका सहारा लेता है। यदि जैसे कोई बच्चा है, अगर वो किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है तो ये एक आत्मसातकरण या एसिमुलेशन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल और देखें तो जैसे कि अभी बच्चे ने कोई चीज़ देखी और वो उसे अगर नहीं पहचान पा रहा, तो अगर हमने उसे बताया कि ये कुत्ता है, अब उसके कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, बच्चे ने उसको वैसे ही एक्वायर कर लिया। दूसरी चीज़ हम देखते हैं समायोजन या एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन में इफ अ चाइल्ड नो व्हाट अ डॉग इट बट व्हेन ही सी अ कैट ही चेंज हिज मेंटल कॉन्सेप्ट टू नोटिस सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैट, देन दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टमेंट। यदि कोई बालक ये जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वो अपने मानसिक या हम कह सकते हैं मेंटल कॉन्सेप्ट में चेंजेस कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है, तो एकोमोडेशन का एग्जाम्पल होगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी बालक ने कुत्ते को देखा और वो कुत्ते के बारे में जानता है तो वो उसे वैसे ही आत्मसात या एसिमुलेट करेगा। लेकिन अगर हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो अगर बच्चे ने बिल्ली देखी और बिल्ली के भी 4 पैर देखे तो उसने ये बोला कि ये कुत्ता है, तो वो एसिमुलेशन का उदाहरण होगा। लेकिन अगर वो चेंज कर रहा है उनकी जो भी बिल्ली की कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो देख के कि बिल्ली चेंज है, उससे उसका स्ट्रक्चर चेंज है, अगर वो इन चीज़ों पर गौर करता है तो और उनकी विशेषताओं पर गौर करता है तो वो एकोमोडेशन का एग्जाम्पल कहलाएगा। नेक्स्ट है इक्यूबलरेशन। इक्यूबलरेशन जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडॉप्टेशन। ये एडॉप्टेशन का सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो मतलब उससे एडॉप्टेशन से मिलता जुलता है।
assimilation is a process by which the child maintains a balance between the process of assimilation and accommodation या adjustment. मतलब जो equilibration है ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो बालक द्वारा एसिमुलेशन तथा जो एडोप्टेशन है या एकोमोडेशन है उन प्रक्रियाओं के बीच का एक संतुलन कायम करता है, बैलेंस बनाता है. दिस इक्विलिब्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस. इस तरह के इक्विलिब्रेशन जो है एक तरह का आत्मनियंत्रक या हम कह सकते हैं सेल्फ रेगुलेटरी प्रक्रिया है. Piaget said when a child is faced with a situation of problem that he had never experienced, it create a kind of cognitive disequilibrium in him to overcome or in which the bring balance. For this he start the process of assimilation or adjustment of or both. मतलब जो प्याजे थे उनका कहना था कि बालक के सामने एक ऐसी समस्या आती है जिससे उसे कभी अनुभव नहीं हुआ तथा उसे एक तरह से मतलब कॉग्निटिव असंतुलन होता है, तो उसे दूर करने के लिए, जिसमें संतुलन लाने के लिए वो एसिमुलेशन या जो एकोमोडेशन है दोनों ही प्रक्रियाओं को करना शुरू कर देता है. तो ये कहलाता है इक्विलिब्रेशन. मतलब जो एसिमुलेशन है और एकोमोडेशन है इन दोनों की प्रक्रियाओं के बीच का जो एक बैलेंस है वो कहलाता है इक्विलिब्रेशन. नेक्स्ट है कंजर्वेशन. This is an important concept of Piaget theory. Preservation refer to the ability to recognize and understand both change and constancy in the environment and the ability to separate change in the appearance of the object from change in its substance. This is one of the concept of Piaget theory on which psychologists have done the most research. मतलब जो प्याजे की थ्योरी है वो उसका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का जो मतलब है वो वातावरण में चेंज तथा स्थिरता या कंसिस्टेंसी से है. दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व को के परिवर्तन में अलग करने की क्षमता से होता है. प्याजे का जो ये सिद्धांत है, ये कॉन्सेप्ट है जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक शोध किया था. मतलब जो कंजर्वेशन है हम कह सकते हैं जैसे कि पहले अगर एसिमुलेशन में अगर कुत्ता देखा और फिर उसके बाद बिल्ली देखा तो उसे लगा कुत्ता है क्योंकि बिल्ली के भी 4 पैर हैं और कुत्ते के भी 4 पैर हैं, अगर वो उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है. इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे बच्चे ने आग देखा और उसकी तरफ लपका, अगर हम मना करते हैं तो वो नहीं मानता. जब तक वो उसको छू नहीं लेता है और वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेता है तब तक वो नहीं मानता है. दोबारा जब भी वो आग देखता है तो उससे दूर रहता है. तो ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं दोनों को पहचानने की जो क्षमता है या किसी की कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग करने की क्षमता है वो कंजर्वेशन में होती है. नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेट ऑफ मेंटल एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. इन द वर्ड ऑफ रियलिटी लेविस द टैनर mental organization or ability of a child is called mental development and cognitive development or cognitive structure. It is on the basis of cognitive structure, for example, that a 7-year child is considered different from a 3-year-old child. इसमें क्या होता है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है किसी भी बच्चे का जो मेंटल सेट होता है या मानसिक क्षमताओं का सेट होता है उसे संज्ञानात्मक संरचना कहता है. हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे थिंक करते हैं, ये भी जो एक स्ट्रक्चर होता है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहलाता है. इसमें रिली और लेविस तथा टैनर जो थे उन्होंने 1983 में लिखा था कि किसी बालक की मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है. मतलब जैसे संरचना जो हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें अगर हम 7 साल के बालक को लेंगे और 3 साल के बालक को लेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी होगी थिंक करने की, एबिलिटी होगी काम करने की, वो डिफरेंट होगी, दोनों की अलग अलग होगी. तो वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है एबिलिटी, किसी चीज़ को करने की कैपेसिटी, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ की कैपेसिटी किस में आएगी, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आएगी.
नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन जो है, व्हेन एवर अ चाइल्ड थिंक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ही इज सेड टू बी डूइंग अ मेंटल ऑपरेशन। देयर फोर इन अ Piaget theory, mental operation is a major tool of thinking. Thus, it can be said that the action of cognitive structure is the mental operation. मेंटल ऑपरेशन होता है जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसकी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। वो क्या कहलाता है, मेंटल ऑपरेशन कहलाता है, कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम चिंतन करते हैं वो मानसिक संक्रिया कहलाती है। अतः जो प्याजे हैं उनके सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन माना जाता है। इन्होंने जो मानसिक संक्रिया है, मेंटल ऑपरेशन है, ये चिंतन का एक प्रमुख साधन माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम है, तो हम सोच रहे हैं हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो जो थिंकिंग का प्रोसेस होता है वो मेंटल ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो है स्कीम्स। Organized pattern of behavior that can be easily repeated are called scheme. When a child goes to school, take his book copy as per class routine. Wear school dress, wear shoes, then all these organized pattern of behavior are called schemes. The relation of scheme to mental operation is obvious. Schemes are the expressed from a mental operation. मतलब हम स्कीम्स कह सकते हैं जो हमारे व्यवहारों का संगठित पैटर्न है, या जो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। स्कीम में कहा जाता है जैसे कि जो बच्चा होता है स्कूल जाने के लिए अपनी किताब कॉपी रूटीन के अनुसार लेता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, और ये सब उसी सभी संगठित पैटर्न के व्यवहार होते हैं जिसे स्कीम कहा जाता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, को डेली लिविंग एक्टिविटी सिखाते हैं, जिसमें आते हैं उसको कपड़े पहनना सिखाते हैं, बैग सेट करना सिखाते हैं स्कूल जाने के लिए। तो बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है वो चीज़ खुद करने लगता है। मतलब हम कह सकते हैं जो व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न है जिसे आसानी से दोहराया जा सके, तो बच्चा क्या करता है, जो माँ बाप का बिहेवियर होता है वो रिपीट करता है, और वो क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्कीमा। स्कीमा जो है वो बहुत हद तक मतलब स्कीमा साउंड वेरी सिमिलर टू स्कीम्स, मतलब बहुत हद तक स्कीम की तरह सिमिलर लगता है, लेकिन जो ट्रुथ है, बट द ट्रुथ इज दैट इट्स मीन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। मतलब जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो ये नहीं है, उसका अर्थ उससे काफ़ी भिन्न होता है। प्याजे स्कीमा रिफर टू अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट कैन बी जनरलाइज्ड। Scheme is a closely related concept of mental operation and cognitive structure. मतलब जो स्कीमा है प्याजे के अनुसार वो एक मानसिक संरचना से होता है जिसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है, जिसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। स्कीमा इस तरह से मानसिक संक्रिया या मेंटल ऑपरेशन तथा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उससे काफ़ी संबंधित कॉन्सेप्ट है। हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास कोई समस्या आती है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उस तक जाएंगे। तो जो हम स्ट्रैटेजी के लिए सोचते हैं, थिंक करते हैं, वो मेंटल ऑपरेशन होता है। लेकिन हम एग्जैक्ट किसी चीज़ पे पहुंचते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसका सोल्यूशन वही होगा जो टेक्निक्स हमने सोची है। तो हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम की समस्या का जनरलाइजेशन कर लिया या सामान्यीकरण कर लिया। फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, अगर फॉर एग्जांपल मनी ले लेते हैं, क्योंकि आजकल की मनी प्रॉब्लम बहुत होती है। तो अगर हम मनी प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो हमें अगर पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम सोचते हैं कि हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। जब हम सोचते हो तो वो मेंटल ऑपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें जब ये समझ में आता है कि पैसे पापा से मिलेंगे या मम्मी से मिलेंगे, एग्जैक्ट वो चीज़ पता चल जाती है कि वहाँ से मिलेंगे, तो हमारा एक जनरलाइजेशन हो जाता है, हम एक सामान्यीकरण कर पाते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हम वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है स्कीमा की, और स्कीमा जो है वो मेंटल ऑपरेशन और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से इसीलिए काफ़ी संबंधित कॉन्सेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट है डिसेंटरिंग। अकॉर्डिंग टू प्याजे, डिसेंटरिंग रिफर टू द एबिलिटी टू थिंक ऑब्जेक्टिवली एंड रियलिस्टिकली अबाउट एन ऑब्जेक्ट
or thing. They said that children of the age of 3-4 months do not have such ability rather than think about an object or thing is an egocentric manner, but after passing some age, like when he returned 23-24 months, he developed the ability to think about the object or thing in a real way. प्याजे के अनुसार जो डिसेंटरिंग है उसका मतलब ये है कि किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के बारे में हम वस्तुनिष्ठ या रियलिस्टिक ढंग से सोचने की जो क्षमता होती है वो कहलाता है डिसेंटरिंग. इनका कहना है कि जो 3-4 महीने के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ऐसी क्षमता नहीं होती, बल्कि वो किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्म केंद्रित या इगोसेंट्रिक ढंग से नहीं सोचते हैं, परंतु मतलब जैसे जैसे उनकी एज बीतती जाती है, 23-24 महीने के हो जाते हैं, तो उनमें उसमें जो वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की जो क्षमता विकसित हो जाती है वो डिसेंटरिंग कहलाती है. प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब इसमें देखते हैं कि क्या है. जीन प्याजे ने क्या किया था, जो बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या के लिए 4 अवस्था, मतलब हम कह सकते हैं 4 स्टेजेस थे, उसका प्रतिपादन किया था. इस सिद्धांत में प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 प्रमुख स्टेजेस बनाई थी. अब वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं. तो पहली जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है. दूसरी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज है. तीसरी जो है स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन. चौथी जो है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी स्टेजेस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे. तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है. अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए. आपके जो भी कन्फ्यूज़न है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया.